क्यों मैं सोने हूँ बैक अगेन एक नई वीडियो के साथ। और आज वाली वीडियो मेरे वेबकम के सामने होगी और ये मेरे वेबकम की क्वालिटी है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। पीछे बैकग्राउंड भाई, अभी हमारा रूम थोड़ा सा नॉर्मल है। सोफा इसको बढ़िया कर देंगे, बढ़िया लाइटिंग होगी एंड बढ़िया पोस्टर्स लगाऊंगा, तो बढ़िया पोस्टर लगाऊंगा पीछे क्रेजी क्रेजी से। तो अभी हम आज बनाने वाले हैं रिएक्शन वीडियो, देखते हैं आज क्या देखेंगे एंड होपफुली बढ़िया होगी। और तो कुछ नहीं गाइस, तो शुरू करते हैं। आज नॉर्मल ब्लॉग नहीं होगा, नॉट अ डेली ब्लॉग। आज बस क्रेजी करेंगे, इंटरनेट सर्फ करेंगे, जो जो बढ़िया होगा। मैं और मीत अभी वॉशरूम गया है, तो बस उसी के साथ आज इंटरनेट सर्फ करते हैं। लेट्स गो गाइस, करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आपने देखा होगा कि पीयूष जोशी ने अभी एक कंप्यूटर बनाया है जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख का उसका ग्राफिक कार्ड है। 5090 AORS, पता नहीं कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, एरोस करके कुछ कंपनियां, और उसमें 5090 RTX है। तो बेसिकली उसको मिला है 5 लाख का, मतलब 4,95,000 का। तो बेसिकली मैं वही देख रहा था कि कैनेडियन प्राइसेस में वो यहाँ पे कितने का मिल रहा है। तो आप खुद देख सकते हो कि 2000 में ये मिल रहा है 5090 फाउंडर एडिशन। और जो पीयूष जोशी ने लिया है वो है गीगाबाइट, ये वाला। भाई क्लिक क्यों कर दिया, हाँ ये वाला। तो RTX 5090 ये वाला, और एओरेस GeForce RTX 5090 ये वाला पीयूष जोशी ने लिया है। और उसको यहाँ पे हमें सेम प्राइस में मिल रहा है 2600 में। टैक्स लग के लग जाएगा 2800 के पास, $200 टैक्स आराम से लग जाएगा 2800। और अगर आप यही कन्वर्जन रेट करोगे कि इंडियन करेंसी में कितने होते हैं, $2000 होते हैं 1,20,000, है ना। तो 800 ऊपर से लगा लो, 800 हो गया आराम से 40-45 हज़ार के आसपास। तो 1,20,000 40-45 में 2 लाख में यही ग्राफिक कार्ड हमें कनाडा में मिल जाता 2 लाख में। बट वहाँ पे उसको 5 लाख में मिला। भाई लूट लिया उसको यार, मैं ये बोलूँ 5 लाख उसके लिए भाई लूट लिया आराम से। सीधा 3 लाख का फ़ायदा था अगर यहाँ से हम लेते तो। तो गाइज अभी मैं देखने लगा हूँ फिंच की वीडियो। सही है, पता नहीं, तो अगर कैमरे में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो बाहर निकल जा। कौन सी वाली वीडियो है यार? नई वीडियो है यार, तेरे को पहले ही बोला है यार, तो दिमाग क्यों खाता है इतना? तो चुप कर यार, दिमाग खाता है तो सीधी सी बात बोल रहा हूँ तेरे को। कोई भी तेरे साथ होगा ना, मेरी मम्मी अगर तेरे साथ होगी ना, मार मार चपेटे तेरे को लाल कर देगी, याद रखियो। कर्स, विचक्राफ्ट या ब्लैक मैजिक, ये चीजें ऐसी हैं कि इन चीजों से सबको डर लगता है, चाहे आप इन चीजों में बिलीव करते हो या ना करते हो। आप कितने ही रैशनल हो जाओ, आप कितनी ही साइंटिफिक थ्योरीज लगा लो, लेकिन कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमारे लिए ये डिनाई करना मुश्किल हो जाता है कि इन सारी चीजों की एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन हमें महसूस जरूर होती है। अगर आपको पता है कि ये कर्स, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट, इन चीजों के इफेक्ट्स आप पे हो सकते हैं, तो कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि मेरे को इन चीजों में विश्वास नहीं है, और वो अलग अलग लोगों के पास जाके, अलग अलग विचेस के पास जाके, अलग अलग तांत्रिक के पास जाके ये बोलेगा कि मुझे इन चीजों में बिलीव नहीं है, आप बेशक मेरे ऊपर एक कर्स लगा के देख लो। कोई पागल ही होगा जो ऐसी बातें करेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा फिल्म मेकर है जो अलग अलग शामन्स के पास जाके, अलग अलग वूडू वाले लोगों के पास जाके, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाके ये कहता था कि आप मेरे को कर्स करो, आई वॉन्ट टू सी व्हाट हैपेंस, तो आप क्या सोचोगे इस इंसान के बारे में? आज उसी इंसान के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो ये फिल्म मेकर बना रहा था, और इस फिल्म मेकर को द कर्स्ड मैन भी बोला जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री इस फिल्म मेकर ने बनाई थी, कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री भी कर्स्ड है। और जब इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरे को पता चला था और मैंने इस डॉक्यूमेंट्री की क्लिप्स देखी थी, तो उसके बाद थोड़े टाइम तक मेरे को भी अजीबोगरीब सपने आए हैं, मेरे को भी अजीब फील हुआ है। इस फिल्म मेकर का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है कैलिफोर्निया से, जहां पे वो एक कोवन से मिला था। कोवन मींस अ ग्रुप ऑफ विचेस। उसने वहां जाके विचेस से ये कहा, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ कर्स और ब्लैक मैजिक टू पुट ऑन माई सेल्फ। लेकिन उन विचेस ने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये आइडिया बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसके बहुत ही ज्यादा सीरियस और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर ये कर्स आप पे लगाया गया तो जो स्पिरिट आपके पीछे छोड़ी जाएगी वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, शी विल फॉलो यू फॉरएवर। लेकिन लायम इस बात को हजम नहीं कर पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और वो बंदे का नाम है लियम और बंदे ने बोला लायम। यार फिंच भाई, यार ऐसे कैसे चलेगा भाई? बंदे का नाम सच्ची लियम होगा, LIAM। लिविंगस्टन लायम भाई ने लायम बोला भाई, एल ब्रो। फिंच भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई।
चला गया न्यू ऑर्लिन्स। लायम उस फिल्म मेकर का देखा देखा लियम था नाम देखा। न्यू ऑर्लिन्स जाके वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो वूडू करते थे। लायम जिस वूडू प्रैक्टिशनर से, जिस वूडू प्रीस्ट से मिल रहा था, लायम ने उसके सामने जाके बोला कि प्लीज मेरे पे कर्स डाल दो। मुझे ये पर्सनली एक्सपीरियंस करना है कि अगर मैं कर्स हो जाऊं तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी जिंदगी किस वे में इफेक्ट होगी। लायम की ये रिक्वेस्ट सुनते ही जो वूडू प्रीस्ट था उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने चीखते हुए लायम को बोला कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये किस तरीके की डिमांड है। और उस प्रीस्ट ने लायम को ये भी बताया कि जस्ट बिकॉज लायम की ये इच्छा थी, ये डिजायर था कि वो कर्स हो। अब लायम ने ये सारी चीजें रिक्वेस्ट करके बोल के इस रिक्वेस्ट को, जो कर्स होने वाली रिक्वेस्ट है, उसको आउट इन द वर्ल्ड ऐसे प्रेजेंट कर दिया है, जिसके वजह से अगर कोई भी इविल स्पिरिट लायम के आसपास है तो वो लायम से अट्रैक्ट होगी। और वुडू प्रीस्ट ने बोला कि अब अगर तुम्हें कर्स लगना ही होगा तो वो तुम्हारे वजह से ही लगेगा, क्योंकि अब तुमने अपनी रिक्वेस्ट दुनिया में छोड़ दी है। और लायम जिस एक्सपेरिमेंट को रन कर रहा था उसका एविडेंस अब लायम को तभी मिलेगा जब लायम की मौत हो जाएगी। उस वुडू प्रीस्ट की ये बातें सुन के, उसका गुस्सा देख के लायम थोड़ा सा डर गया। उसने थोड़ा सा स्टेप बैक भी करा, लेकिन वो रुका नहीं। He still wanted a curse on himself। इसीलिए वो न्यू ऑर्लिन्स के अंदर ही एक हुडू प्रैक्टिशनर से मिलता है, और उस हुडू प्रैक्टिशनर का नाम एलियस था। और लायम अपने डिजायर्स, अपनी इच्छा को उस हुडू प्रैक्टिशनर एलियस के सामने प्रेजेंट करता है, और एलियस सरप्राइजिंगली लायम को एक कर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। और एलियस लायम को अपने एक रीडिंग रूम में ले जाता है, और रूम में ले जाने के बाद एलियस अपना रिचुअल स्टार्ट करता है। सबसे पहले एलियस एक कॉफिन नेल लेता है, उसके बाद लायम के सर से एक बाल तोड़ लेता है, और उसी बाल को वो उस कॉफिन नेल के ऊपर एक धागे की तरह लपेटने लगता है। एलियस एक्सप्लेन करता है कि वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके थ्रू अब जो भी लायम की इच्छाएं होंगी, जो भी लायम के गोल्स होंगे अपने लाइफ में, उन सब गोल्स को अचीव करने में अब लायम को और भी ज्यादा टाइम लगेगा। लायम की जिंदगी में जो भी सक्सेसेस और हैप्पीनेस आ रही है अब वो डिले हो जाएंगी, और जो कोई भी लायम की मदद करने की कोशिश करेगा उसकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, और उस इंसान की लाइफ के अंदर जो हैप्पीनेस है, जो भी लायम को मदद करने की कोशिश करेगा उसकी लाइफ से भी हैप्पीनेस छिनने लग जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन के बाद एलियस अपना एक्चुअल रिचुअल शुरू करता है। एलियस अपने सारे एंसेस्टर्स को पुकारने लगता है। एलियस अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगता है और एक रेड धागे को जलाता है लियम के सामने ही, और जिस हेयर को वो कॉफिन नेल पे लपेट रहा था अब वो उसे और टाइटली लपेटने लगता है। एलियस बहुत ही जोर जोर से कर्स पढ़ने लगता है, और कर्स के अंदर वो बोलता है कि ये कर्स लैम को हर जगह फॉलो करेगा। ये कर्स लैम को इतना बुरा फीवर देगा कि उसकी पूरी बॉडी जलने लगेगी, और ये कर्स सबसे पहले लायम के पैरों को डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद एलियस उस कॉफिन नेल को कुछ हर्ब्स के साथ मिला के एक डूम ऑयल में डिबो के एक काले कपड़े में रैप करके रख देता है। डूम ऑयल बेसिकली नेक्रोमेसी प्रैक्टिसेस में यूज करा जाता है, जब आपको अपने एनिमी को एकदम कोर तक डिस्ट्रॉय करना होता है। और सोचो इस ऑयल का यूज एलियस ने यूज करा था लायम को कर्स करने के लिए। तो ये जो डूम ऑयल था ये कहीं ना कहीं एक गारंटी ही था कि एलियस एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव कर्स लगा रहा है लायम पे। एलियस उस कर्स का एक एम्यूलेट बनाता है और वो लियम को पहना देता है। एलियस बताता है कि अब लायम की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी, एंड इट विल स्टार्ट विद नाइटमेयर्स। लायम को सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके लायम के अंदर सिकनेस आएगी, और लायम के अंदर डर और कंफ्यूजन बढ़ने लगेगा, और एंड में जाते जाते लायम विल फेस अ सिवियर लॉस इन लाइफ। अब एक बहुत ही बड़ा लॉस, वो लॉस किसी भी चीज का हो सकता था, वो वेट कर रहा था लायम को। इस कर्स के लगने के बाद लायम वाज एक्साइटेड, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अब होगा क्या। उसको सही में देखना था कि अगर ये कर्स काम करता है तो उसकी लाइफ किस लेवल पे चेंज होगी, क्या क्या हो सकता है उसके जीवन में। लायम बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और थोड़े ही दिनों बाद लायम की जिंदगी में चेंजेस आने लगे। सबसे पहले तो लायम को बहुत ही अनसेटलिंग ड्रीम्स आने लगे, और उसके ड्रीम्स नाइटमेयर्स में कन्वर्ट हो गए थे। और वो कोई नॉर्मल नाइटमेयर्स नहीं थे, वो नाइटमेयर्स बहुत ही ज्यादा सिनिस्टर और वॉयलेंट थे नेचर में। लेकिन इसके बाद भी लायम कन्विंस्ड नहीं था कि उस पे कोई कर्स हुआ है। तो अब लायम ने डिसाइड करा कि वो एक और जगह जाएगा, और इस बार वो आया टू द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, इंडिया में। लायम सीधा कैलिफोर्निया से आया अपने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के मयोंग विलेज में।
मयोंग असम में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे विच क्राफ्ट ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है एंड एलिजिडली वहाँ पे ह्यूमन सैक्रिफाइस पता है इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये? कहीं पर। लायम को कोलकाता। मयोंग के अंदर एक तांत्रिक मिलता है जो लायम को बोलता है कि वो उस पे एक तंत्र करेगा। तांत्रिक ने बोला कि वो लायम के सामने चिनामास्ता हम देवी इसको बोलते हैं जोगणी माता। बुलाए। कौन सी माता? जोगणी माता। इस फोटो को जोगणी माता। ये जोगनी माता है? हाँ जोगनी माता एक्सप्लेन कर आगे। जोगणी माता वो मतलब जैसे ये मेरली माता है हाँ। वैसे ही सेम जोगणी माता है। इनके क्या है, स्टोरी क्या है? तो वो भी मेरे को नहीं पता। तेरे को टट्टू पता है? तू क्या बंदा है यार? अरे जो जिनकी कुल देवी होगी उनको पता होगा ना ये। मतलब बहुत इसमें ऐसी माता रानी एक नहीं है, हजारों है। इस फोटो को इधर दर्शा दिया, मतलब क्या है इसका? ये भी नहीं पता होगा तेरे को? ये हम बता करते हैं। हैं? बता करते हैं। यार क्या बंदा है यार, ये छोड़ यार। अच्छा, गुजरातियों की होती है ये माता? हाँ गुज्जू माता है ये? हाँ जोगणी माता। जोगणी? जोगणी। जोगणी? हाँ। ओके। और लायम फिर देवी से कुछ भी मांग सकता है जो भी उसे चाहिए। तुम में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि चिनामास्ता देवी इज द गॉडेस ऑफ तांत्रिक विद्या एंड चना मात्सा। ये तो नहीं पता। ब्लैक मैजिक। लायम जब इंडिया में था उसने अपनी एक इंडियन लोगों की टीम बनाई हुई थी और जब पूरी टीम और लायम ने क्या कर उस रहा है? तांत्रिक से बात करी थी और जैसे ही तांत्रिक ने अपने मुंह से चिनामस्ता देवी बोला था, लायम की पूरी इंडियन टीम घबरा गई थी बिकॉज लायम की इंडियन टीम को पता था कि चिनामस्ता देवी एक ऐसी देवी है कि जिनसे बातचीत करने के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जो इंसान वो रिचुअल कर रहा है या बातचीत करने की कोशिश कर रहा है उसकी जिंदगी में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। रात होती है और लायम उस तांत्रिक के साथ एक पहाड़ी के पीछे जाता है और वहां पे वो एक बहुत ही बड़ा हवन कुंड देखता है जिसमें बहुत ही ऊंची ऊंची लपटें उठ रही होती हैं और उसी हवन कुंड के सामने एक तलवार लटकी हुई होती है। उसी हवन कुंड के सामने लियम और वो तांत्रिक बैठ जाते हैं और साथ में मेडिटेट करने लगते हैं टू समन द एनर्जीज ऑफ चिनामस्ता देवी। टू बी वेरी ऑनेस्ट नथिंग हैपेंस। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने रिचुअल्स के बाद कुछ होता नहीं है और लियम डिसाइड करता है कि अब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेज मतलब एक रियल कर्स ढूंढना और जो नेक्स्ट स्टॉप था लियम के लिए वो था मेक्सिको एंड मेक्सिको इज वेरी पॉपुलर फॉर शैमनिज्म। वो माता रानी थोड़ी खराब करेगी। A spiritual practice found in a many cultures around the world where a person called a shaman act as a bridge between physical world and a spiritual realm. एक बंदा जो दूसरी दुनिया और हमारी दुनिया से अटैच करे। लियम को शैमनिज्म। मेक्सिको पहुंच के पता चलता है कि मेक्सिको में मेल एंड फीमेल विचेस होते हैं जिन्हें ब्रूजोस और ब्रूजास कहा जाता है। लियम को मेक्सिको पहुंच के एक ब्रूजोस मिलता है जिसका नाम था हरमानो जुआन। जुआन बताता है कि वो एक शामन है, एक ब्लैक प्रीस्ट है एंड साथ ही साथ एक विच है और ब्लैक प्रीस्ट का ये मतलब होता है कि वो शामनिज्म के साथ साथ सेटन को भी वर्शिप करता है। जुआन बोलता है कि सेटन कैन ग्रांट योर विशेस और कैन ब्रेक यू मेंटली। तो वो सीधा सीधा लियम से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो लियम बताता है कि वो कुछ अनयूजुअल ढूंढ रहा है, वो एक कर्स ढूंढ रहा है जो लियम पे करा जा सके। तो वो पूछता है जुआन से कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है। तो जुआन बताता है कि मैं तुम्हें कर्स नहीं दूंगा, तुम्हें कर्स खुद सेटन से मांगना पड़ेगा। और यहाँ पे स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। अब हरमानो जुआन लियम को सीधा सीधा सेटन से मिलवाने वाला था। जुआन लियम को लेके अपने सेटानिक ब्लैक मास्क के साथ एक अंडरग्राउंड सेरेमोनियल रिचुअल में ले जाता है। वो एक ऐसा रूम था जिसके अंदर सारी लाइट्स रेड थी और सबने ब्लैक पहना हुआ था टू इम्प्रेस सेटन। हरमानो जुआन वहां पूरे ग्रुप के ब्रूजो थे एंड उन्होंने एक सेटानिक जैकेट पहनी हुई थी जिसके ऊपर एक सेटानिक पेंटाग्राम भी बना हुआ था। जुआन ही इस पूरे रिचुअल को लीड करने वाला था और अब वक्त था सेटानिक रिचुअल को स्टार्ट करने का। जुआन सबसे पहले कमरे में रखे हुए एक बहुत ही स्कैरी सेटन के स्टैचू के सामने खड़ा होकर प्रे करने लग जाता है और वो बहुत ही पोलाइटली उस स्टैचू से रिक्वेस्ट करता है टू ओपन द पोर्टल एंड टू बिगिन द रिचुअल। जुआन एक चिकन को लेता है और उसके गले के ऊपर एक स्लाइस करता है और वो स्लाइस इतना प्रिसाइज होता है क्योंकि उसका इंटेंशन यही होता है कि वो जो चिकन है उसका खून निकलता रहे लेकिन वो मरे भी ना और वो जिंदा रहते रहते फड़फड़ाता रहे। वो चिकन बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत जोर से तड़प रहा होता है और जुआन उस चिकन को लेके सबसे पहले सेटन को ऑफर करता है और उसके बाद उसी चिकन के खून को पूरे रूम में छिड़कने लगता है।
एक सैटानिक कल्ट की तरह सारे मेंबर्स एक एक करके अब स्टैचू के सामने आ रहे थे और एक एक करके बाउ डाउन कर रहे थे स्टैचू के सामने। और जब सब ने अपना सर झुका लिया था सेटन के सामने, तो अब बारी आई लियम की। लियम ने भी सेटन के सामने सर झुकाया और अपनी विश मांगी, टू बी कर्स्ड। और इसके बाद जुआन ने रिचुअल को एंड करा बाय बर्निंग अ ह्यूज पेंटाग्राम साइन। इसके बाद लग रहा था कि रिचुअल अब एंड हो चुका है, लेकिन रिचुअल अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद लियम को एक खाली केव के अंदर ले जाया गया और वहीं छोड़ दिया गया। वहां पे जाके लियम को अपनी रिक्वेस्ट एक पेपर पे लिख के सबमिट करनी थी, जिससे कि वो ऑफिशियली एक पैक्ट में आ सके विद द सेटन। जिस खाली केव के अंदर लियम को एंटर कराया गया था, लियम नोटिस करता है कि उसी केव के एकदम सेंटर में एक बड़ा सा सेटन का स्टैचू है विद अ सिगरेट इन हिज माउथ। थोड़े टाइम बाद जुआन भी वहां पे आता है और बोलता है लियम को कि अपनी रिक्वेस्ट जो है, जो उस पेपर में लिखी हुई है, वो सेटन को सबमिट करो। और फिर जुआन बताता है लियम को कि कैसे इस पैक्ट को अब सील करना है यूजिंग लियम्स ब्लड। लियम वहां पे अपना ब्लड ऑफर करता है और लियम और सेटन के बीच में एक डील सील हो जाती है। और यहीं से लियम का नाम कर्स्ड मैन भी पड़ता है, क्योंकि इस पॉइंट से लियम एक नहीं बल्कि दो दो कर्सेस लेके घूम रहा था। एक कर्स जो उसने न्यू ऑर्लिंस से लिया था और दूसरा कर्स जो अभी अभी इसने सेटन से एक पैक्ट बना के लिया है। इस सैटानिक रिचुअल के बाद लियम सीधा कैलिफोर्निया चला जाता है और कुछ महीनों बाद लियम के ड्रीम्स इतने ज्यादा वर्स हो जाते हैं कि वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो अपने ड्रीम्स में क्या देख रहा है। उसके ड्रीम्स बहुत ही ज्यादा डार्क और वर्स हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा ब्लडी हो चुके थे। और लियम के ड्रीम्स में कुछ ऐसे विजुअल्स आने लग गए थे कि वो थोड़ा थोड़ा डरने लग गया था और वो रेगुलरली एक साइकोलॉजिस्ट से भी मिलने लग गया था। साइकोलॉजिस्ट ने लियम से पूछा भी था कि क्या तुम्हें जो सपने आ रहे हैं वो किसी रिग्रेट की वजह से आ रहे हैं। तो लियम बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से जो कर्सेस हैं वो फिजिकल फॉर्म लेने लगे। लियम वाज ओके जब तक उसको नाइटमेयर्स और बुरे विजुअल्स आ रहे थे, लियम वो सह सकता था। लेकिन ये जो डर था लियम का, ये भी सच होने वाला था। एक दिन सडनली लियम को शौक चढ़ता है माउंटेन बाइकिंग का, जो वो पहले करा करता था अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो वो जाता है माउंटेन बाइकिंग के लिए और वहां जाके वो अपनी साइकिल चला ही रहा होता है माउंटेन ट्रेल पे, एंड सडनली पता नहीं क्या होता है बट लियम बहुत जोर से साइकिल से गिर जाता है। और वो कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं, बहुत ही हाई स्पीड पे बहुत ही रिस्की तरीके से गिरता है। और लियम को ऐसा महसूस होता है कि किसी तो इनविजिबल फोर्स ने उसे धक्का दिया है, लियम अपनी गलती की वजह से नहीं गिरा है। लियम इतने बुरे तरीके से गिरता है कि लियम के नीज पे एक बहुत ही मेजर और बड़ा कट लग जाता है। इतना गहरा कट कि लियम को स्टिचेस तक लगवाने पड़ते हैं। लियम के पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि लियम बेड रिडन हो जाता है। लियम के पैर बहुत ज्यादा स्वेल हो जाते हैं और उसको डॉक्टर बोलते हैं कि वो कम से कम 5-6 हफ्तों तक अपने बेड से नहीं हिल सकता। अब लियम बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे चाहिए था कि उस पे कोई भी जो कर्स हो रहा है वो सिर्फ उसे मेंटली इफेक्ट करे। लेकिन अब जो भी कर्सेस उसने खुद पे करवाए थे, उन्होंने एक फिजिकल अटैक का फॉर्म ले लिया था। लियम को इतना ज्यादा डर लगने लग जाता है कि वो अपनी सारी फुटेजेस वापस से रीवॉच करता है, उन सारे कर्सेस की, उन सारे रिचुअल्स की, उन सारे लोगों की जिनसे वो मिला था। लियम वो सारी फुटेज देख देता है जो उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए रखी थी, और उसके अंदर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसने उसके होश उड़ा दिए। तुम्हें याद होगा कि लियम एक हुडू प्रैक्टिशनर से मिला था और उसने जब लियम को कर्स दिया था, उसने सीधा सीधा बोला था कि जो ये कर्स है वो सीधा सीधा लियम के पैरों पे अटैक करेगा और लियम का फिजिकल डिस्ट्रक्शन उसके पैरों से शुरू होगा। जब लियम ये फुटेज दोबारा से देखता है तो लियम की तो सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एक तो कर्सेस ने फिजिकल फॉर्म ले लिया है और अब उसकी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई है। क्या कर रहा है? नॉट वर्किंग। लियम ये सारी बातें रियलाइज करके इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसको नींद आनी बंद हो जाती है। लियम ने अब पूरा पूरा दिन पैरानॉइड रहना शुरू कर दिया था। लियम को इतना ज्यादा डर लगने लग गया था, इतना ज्यादा अजीब लगने लग गया था उसे, क्योंकि उसे हर टाइम यही लगता रहता था कि कभी भी उसके साथ कुछ भी फिजिकली बुरा हो सकता है, कभी भी उसको कहीं से भी चोट लग सकती है या फिर कुछ बहुत ही बुरा हो सकता है उसके साथ। और अब इस पॉइंट पे लियम को फर्क भी नहीं पड़ता था कि कर्सेस असली होते हैं या नहीं, वो बस हर चीज को रोक देना चाहता था, वो इस सफरिंग से निकलना चाहता था। फाइनली लियम अब तो लेट हो गया भाई, वापस उस 4:30 हो कोविल गए। में जाता है जहाँ पे वो स्टार्टिंग में गया था और वहां जाके अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है कि उस पे 2 कर्सेस हैं और उसे अब इन कर्सेस से निकलना है। एंड फॉर द लास्ट टाइम लियम एक विच रिचुअल करता है, जहाँ पे उन दोनों विचेस ने सारी व्हाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड सारी स्पिरिट्स को बुला लिया था
टू हील लियम, और उन्होंने लियम के पहने हुए उस कर्स्ड एमुलेट को भी तोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा लियम को कि एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग एज लाउड एज पॉसिबल। ये एक तरीके से एक प्रैक्टिस थी टू एंड द पैक्ट जो लियम ने सेटन के साथ बनाया था। एंड लास्टली सारे कर्सेस खत्म हो गए। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इन चीजों में बिलीव करता हूं या नहीं करता, मतलब मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, एंड आई थिंक तुम लोग भी नहीं कर सकते, तू करता क्योंकि है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको बिलीव करने में थोड़ा जोर लगता है, लेकिन इनको डिनाई करने में ज्यादा जोर लगता है, बिकॉज यू नेवर नो किस स्पिरिट को, किस चीज को तुम्हारी ये बात पसंद ना आए, और हो सकता है किसी इंसान को भी ये बात पसंद ना आए जो तुम पे ऐसे ही कर्सेस डाल सकता। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम कहानियां सुनते हैं तो हम बहुत फैसिनेट होते हैं, हमें बहुत मजा आता है कि वाह क्या हॉरर स्टोरी थी, बट भगवान ना करे कि ऐसा कुछ तुम्हें कभी फेस करना पड़े। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसके पास ऐसी एक पर्सनल स्टोरी होगी। तो जब भी कभी तुम्हें ऐसे डाउट आने लगे कि यार ये चीजें असली होती भी हैं या नहीं, तो अपनी ही उन स्टोरीज को याद कर लिया करो, या फिर ये जो स्टोरी मैंने आज सुनाई है द कर्स्ड मैन की, तुम इस स्टोरी को भी याद कर सकते हो, एंड तुम ये सोच सकते हो कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त तुम इन ताकतों को डिनाई करो। इट्स नॉट नेसेसरी। भाई साहब फिंजो भाई क्रेजी भाई, आई क्लेम नो नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस वीडियो, सारे यही बोलेंगे अब। बस गाइस आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपकी मम्मी पापा को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल जी, ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड वो वीडियो देख के भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, और भाई लिटरली ऐसे मेरे को लगता होता है, कई लोग करते हैं ऐसे, कई लोग क्रेजी।